वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नागरिकता और मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान के इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो कर ली थी, जिसमें हमने संविधान के स्रोत वगैरह देख लिए थे। अब हम बात करते हैं नागरिकता और मूल अधिकार की। अब हम जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश के व्यक्ति को एक नागरिकता की आवश्यकता है, उसे कुछ अधिकार भी देने चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए और जो लोग रहने लगे हैं, जो नागरिक बन चुके हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, इसी को हम नागरिकता में देखते हैं। नागरिकता में बातें होंगी कुछ कि किस में जोड़ा गया है। तो ये भाग 2 है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, इसमें भारत की नागरिकता के बारे में संपूर्ण प्रावधान दिया गया है। अभी हाल ही में नया संशोधन हुआ जो सीए है, वो नए संशोधन को आप जो भी उसकी बातें सभी को पता होगी, सभी न्यूज़पेपर और मीडिया में देख लिए होंगे। तो इसमें जो 5 से 11 में जो है महत्वपूर्ण वो बात करते हैं, वो है नागरिकता के लिए। आपको ये याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछेगा भाग 2 और 5 से 11 तक। नागरिकता को कैसे अर्जन किया जा सकता है? कोई व्यक्ति हमारे देश में रहता है तो कैसे अर्जन करेगा? या तो वो जन्म से करेगा, उसका जन्म यहीं हुआ हो, वंश के आधार पर। अब किसी के दादाजी यहीं पे थे, उसके पिताजी भी यहीं हैं, उसका भी जन्म यहीं। अब ये दोनों में बहुत बारीक अंतर है। अब जन्म से नागरिकता यहीं पे है, तो क्या कोई विदेशी आदमी, अब ये सोचिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेशी दंपत्ति है, वो यहाँ भारत में घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक। तो वो विदेशी दंपत्ति ने बच्चे को जन्म भारत में दिया। अब हमारे संविधान में प्रावधान है कि जन्म से भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्म लेगा। तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। तो वो हम देखेंगे कि जन्म से हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी, इसीलिए दूसरी लाइन भी दी गई है, वंश के आधार पर, ठीक। बहुत बारीक पतली सी लाइन है इसमें समझने के लिए। जन्म से, अब आप सोचेंगे कि जन्म से तो है तो वंश भी तो उसी का होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई विदेशी आदमी अगर आता है, कोई महिला आती है यहाँ पे घूमने आई थी और यहाँ बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो उस बच्चे का जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो वंश के आधार पर भी निश्चित है, उसका वंश यही होना चाहिए। अगर उसके माता पिता कोई भी एक व्यक्ति अगर वो भारतीय होता, तब ये प्रावधान है कि उसे जन्म से मिल जाएगी, मतलब वंश के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है। एक तो होता है फिर पंजीकरण के द्वारा, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। आपने फॉर्म भरा नागरिकता के लिए, पंजीकरण कराया कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तब फिर आपको यहाँ पे भारत में नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से इसमें भी ये होता है कि जो पंजीकरण आपने किया है उसे सरकार पूरी तरह से चेक करती है, फिर उसे आपको देती है नागरिकता। तो वो क्या होता है? प्राकृतिक रूप से। क्षेत्र समविष्टि द्वारा, अब आपको याद होगा कि बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ जो विवाद था क्षेत्र को लेकर के, तो उसे एक निपटान किया गया और कुछ अपना क्षेत्र उनको दिया गया और उनका क्षेत्र अपने भारत में समाहित किया गया। तो इस प्रकार अगर हम किसी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण करते हैं तो उसमें जो लोग रह रहे हैं अब तो वो भारत में आ गए, तो इसको देखने के लिए बनाया गया है कि क्षेत्र समष्टि दर, अगर किसी को हम लेते हैं तो उसके आधार पर हम उसे नागरिकता दे सकते हैं। तो ये नागरिकता देने वाली बात थी कि अब नागरिकता का अर्जन कोई व्यक्ति कैसे करेगा। इसी में भी नया संशोधन हुआ है, आप सभी को पता होगा, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, सभी जानते हैं। अब आते हैं इसके बाद, नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है। नागरिकता आपने ले ली, नागरिकता की समाप्ति भी है। वो किस प्रकार से समाप्त हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। या तो स्वैच्छिक है ये, ठीक है, स्वैच्छिक त्याग। कोई व्यक्ति खुद से अपना त्याग दे दे कि मैं भारत से नागरिकता त्यागना चाहता हूँ। अब अगली लाइन है बर्खास्तगी के आधार पर। अभी कैसे होगा? कोई व्यक्ति कहीं और अगर नागरिकता ले लिया है, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश से बाहर जाकर के किसी और देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है।
स्वैच्छिक त्याग में क्या होगा, कोई स्वैच्छिक त्याग दिया भारत की नागरिकता, अब वो किसी देश में नागरिकता ले चाहे मत ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसने यहाँ से नागरिकता त्याग दी तो हम उसे यहाँ से निकाल देंगे, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है वंचित करने के द्वारा। वंचित करने के द्वारा कोई व्यक्ति को कैसे वंचित कर सकते हैं, अब किसी ने त्यागी नहीं है, किसी ने कोई अधिकार अपने जो स्वैच्छिक अधिकार था उनका नागरिकता का, उसे उसने त्यागा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि स्वैच्छिक त्याग नहीं दिया है, ना ही उसे बर्खास्त किया गया था। अब क्या हुआ कि वंचितता के आधार पर तो आप किसी भी व्यक्ति को निकाल सकते हैं, नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। उसका प्रावधान कुछ इस प्रकार है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, कोई बाहर का व्यक्ति है, भारत की नागरिकता लेना चाहता था और गलत तरीके से कोई गलत सर्टिफिकेट पेश करके या कुछ इस प्रकार की बातें किया और इस प्रकार उसने नागरिकता ले ली और सरकार को बाद में ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति फर्जी तरीके से भारत में आया हुआ है, तो उस समय उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद आते हैं कि भारतीय नागरिकता ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, भारत के नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया। अब कोई व्यक्ति संविधान को उल्लंघन कर रहा है, कुछ गलत बातें बोल रहा है संविधान के प्रति, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, नागरिक नहीं रह जाएगा। यदि नागरिक युद्ध के दौरान, हमारा पता चला कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है और हमारा भारतीय व्यक्ति कोई उसकी मदद कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसे क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। राष्ट्र विरोधी सूचना दे रहा है, राष्ट्र के विरोध में, जो उसे नहीं देनी चाहिए। कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से कोई शत्रु के साथ संबंध बना लेता है, मिल जाता है, उसके साथ हाथ मिला लेता है कि चलिए हम मिल के भारत को हराएंगे। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर ये सब बातें होती रहती, तो ऐसी किसी कंडीशन में हम उसे यहाँ की नागरिकता से वंचित कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कितनी भी बहुत सारी जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, हड़ताल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें संविधान को लेकर सब अपना आदर व्यक्त करते हैं। अगर आप उससे प्रश्न पूछेंगे कि संविधान के साथ हैं, तो बोलेगा हाँ हम संविधान के साथ हैं, संविधान को मानते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हम संविधान में नहीं मानते या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा वो कहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसके ऊपर खतरा हो जाएगा, क्योंकि हमने समाप्त कर दी तो भाई वो जाएगा कहाँ, क्योंकि दूसरा देश में जब जाएगा तो उसे वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी और वो दूसरा देश उसे नागरिकता दे दे ये जरूरी नहीं है, तो वो रहेगा कहाँ, ऐसी वाली बात हो जाती है। अगला है मूल अधिकार। अब हमने नागरिकता तो बना दी, नागरिकता बन गए, नागरिक रहने लगे, उनको कुछ अधिकार भी देने हैं, तो मूल अधिकार की क्या जरूरत पड़ गई है वो हम देखते हैं। संविधान के भाग 3 में, भाग 2 में नागरिकता था, भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है, 12 से 35। ये मुख्यतः यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके संविधान से ये प्रेरित है, वहीं से लिया गया है। मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? हम सीधा अधिकार भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मूल अधिकार ही क्यों कहा? क्योंकि ये संविधान की इसमें गारंटी है और सुरक्षा, संविधान जो हमारा है गारंटी भी दे रहा है और इसकी सुरक्षा भी कर रहा है, इसीलिए क्या है, इसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार संविधान में 7 रूप से, मतलब जो 7 अधिकार हैं वो मूल संविधान में दिए गए थे। मूल रूप से 7 अधिकार दिए गए थे। 7 अधिकार वो कुछ ये थे: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार था और संवैधानिक उपचार का अधिकार था। मूल जो संविधान है उसमें 7 अधिकार दिए गए थे। अब बात ये हुई कि जो संपत्ति का अधिकार, जब भूमि अधिग्रहण किया गया था, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब भूमि अधिग्रहण किया गया तो भूमि अधिग्रहण केरल में जब शुरू हुआ था, ये लाया गया था भारत में कि भूमि अधिग्रहण सरकार कर देगी। क्यों जरूरत पड़ी भूमि अधिग्रहण की? जो बैलेंस है, अमीर के पास बहुत सारी संपत्ति है और गरीब के पास संपत्ति नहीं है, जमीन वगैरह, तो जो अमीर वर्ग है उसके पास अपार संपत्ति है और वहाँ पे वो जो मजदूर हैं उनको काम करवा रहा है, तो अमीर और गरीब के मध्य बहुत ज़्यादा
अंतर होता जा रहा है। हमारा देश जो है वो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखता है, इस प्रकार से काम करता है। तो भारत में ये लगा कि जो अमीर वर्ग है, स्वतंत्रता के बाद जो अमीर वर्ग है, तो वो अमीर क्यों है? क्योंकि वो अंग्रेजों के समय शोषण करके या किसी कारणवश उसने अंग्रेजों की सहायता से धन अर्जित करके ये ज़मीन हासिल की है, अन्यथा ये ज़मीन तो किसी न किसी मजदूर की रही होगी। तो ये सारी चीज़ें और इतिहास को देखते हुए संविधान में ये लाया गया, प्रावधान किए कि जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण किया जाएगा, भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। तो भूमि अधिग्रहण का जब कानून लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि संविधान क्या देता है? गारंटी और सुरक्षा देता है, और वो गारंटी और सुरक्षा ये थी कि संपत्ति रखने का हमें अधिकार है और आप हमारे अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इसमें विवाद हुआ, इसलिए क्या किया गया? बाद में संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब ये अधिकार वर्तमान में नहीं है, इसे क्या कर दिया गया है कि ये अब कानूनी अधिकार होगा, संवैधानिक नहीं है। एग्जाम में यही पूछता है कि संवैधानिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार है। संविधान संशोधन अधिनियम 1944 में हटाया गया था। अब आते हैं हम इसको याद कैसे करें। अब एकदम सिंपल है, समता ने स्वतंत्रता से शोषण के विरुद्ध धर्म की समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा और उपचार का अधिकार दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई समता है, अब इसे याद रखें। समता मैंने बताया था समानता से ही संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर ये जस्ट बाद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दो ही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 है। ये तो 31 खत्म हो गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। अब इन अधिकारों के अंदर की जो मुख्य बातें हैं वो हम देखते हैं। वैसे ये अधिकार हर व्यक्ति, भारत के हर नागरिक को अपने याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि कोई भी उनका अधिकारों का हनन ना कर सके। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी तब किसी के सामने कुछ बोल पाएंगे। ठीक, वो हम देखते हैं। तो मैंने जो बात बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। भाग जो है ये भाग 12, ठीक है, भाग 12 भाग का अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 15-16 लाइन लगातार है, 29-30 भी लगातार है, बीच में इनका 19 जुड़ा हुआ है। इसे याद रखें, ये अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी किसी भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कोई भी अधिकार आता है तो आपको याद रखना है कि ये जो मुख्य अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं, बाकी जितने भी अधिकार हैं विदेशियों को भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि विदेशी लोग यहाँ पे हमारे जो आते हैं, व्यापार करने आते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो उनको भी तो अधिकार चाहिए, नहीं तो उनकी संपत्ति कोई और लूट लेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अधिकार हैं जो भारतीयों को ही दिए गए हैं, बाकी सारे अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखते हैं जो समता का अधिकार था 14 से 18 के बीच क्या बातें हैं। संविधान में समता की आवश्यकता पड़ गई थी, हमें सबको समान रखना था, इक्वल करना था, उसके लिए बनाया गया है। तो इसमें है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि का शासन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें विधि का शासन, अनुच्छेद 14। इसके तहत हर वो नागरिक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून के समक्ष समान है। जो भी विधेयक है, यहाँ जो विधान बना हुआ है उसके समक्ष समान है। ऐसा नहीं कि अमीर के साथ कुछ और व्यवहार, गरीब के साथ कुछ और व्यवहार, ये संविधान में प्रावधान किया गया है। चाहे नेता हो, चाहे मंत्री, चाहे एक नॉर्मल मजदूर हो, उसे सबके सामने ये क्या है, विधियों में समान संरक्षण प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। संविधान कहता है चाहे वो धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो
स्त्री हो पुरुष हो या कुछ भी हो, जन्म के स्थान पर या जन्म स्थान हो गया या किसी भी प्रकार से किसी से कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा। भेदभाव नहीं करना है किसी भी, ये नहीं कि आप किसी अन्य क्षेत्र में जन्म लिए हैं, कोई और अन्य क्षेत्र में रह रहा है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का हनन होगा। ठीक, ये और वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है कि इसे हमारे भारतीय जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करता है, और इसे कुछ संकुचित राजनेता लोग हैं जो इसका गलत प्रयोग करते हैं। जैसे आप कुछ ऐसे राज्य में चल जाएंगे जहाँ पे उत्तर भारत के जो नागरिक हैं वो अगर वहाँ रहते हैं तो उनका विरोध करते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 15 का खुलकर वो लोग क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं कि आप क्या किसी भी वंश जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15। साथ ही उसे अनुच्छेद 21 का भी हनन किया जाता है और अनुच्छेद 19 का भी हनन किया जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये भारत के हर एक नागरिक को समझना चाहिए। अगली बात है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर की समता है ना, समानता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरक्षण दे दिए सरकार, तो ये समता है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी काम है उसमें स्वतंत्रता है, मतलब समानता है। ठीक, कोई भी काम कर सकता है अनुच्छेद 16 के तहत। आप जितने भी सरकारी नौकरी करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि लोक नियोजन के विषय पर अगर सरकार कोई भी नियम कानून या कुछ बनाती है जिसमें आप सेवा में जाते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी को करते हैं, तो उसमें अवसरों की समता है, कोई आपको रोकेगा नहीं काम करने के लिए, अनुच्छेद 16 आपको कहता है। अस्पृश्यता जो है, पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का आप हनन कर रहे हैं, अनुच्छेद 17 का। ठीक, सेना या विद्या संबंधित सम्मान। सेना या विद्या संबंधित सम्मान, जो संबंधित सम्मान है, जैसे हमने डॉक्टरेट की उपाधि ली, वो शिक्षा से संबंधित आएगा, या कोई बोल दिया कि कर्नल साहब हैं, वो सेना से संबंधित, ये क्या है, वो उस सम्मान के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इन सभी उपाधियों के अलावा जो भी अन्य उपाधियां होंगी उसे रोका गया अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक, राजकुमारी अमृता कौर हुआ करती थी जो संविधान सभा में थी, तो उनका जो राजकुमारी थी एक्चुअल में भारत में, इसीलिए उनका नाम राजकुमारी अमृता कौर कहा जाता था। तो हुआ ये कि वो उनको राजकुमारी बोलना पड़ता था, तो फिर धीरे से ये सोचा गया कि संविधान सभा द्वारा कि किसी भी व्यक्ति पर शिक्षा जो विद्या है और सेना, बस यही उपाधि देंगे। किसी भी व्यक्ति को अब अगर ये नहीं हटाते तो उनके बच्चे होते तो उनको भी यही कहा जाता, आज तक यही चलता कि कोई राजकुमार है, अब बोलेंगे कोई आपका दोस्त है वो राजकुमार है तो अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा भेदभाव उत्पन्न करने वाली बात थी, इसीलिए इसे हटा दिया गया। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत हटाया गया है। तो ये थे आपके समानता के जो है, समता के जितने भी है वो अधिकार हुए। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसकी कंप्लीटली एक छोटी सी बात करूं एक शब्द में, तो आप हर तरफ से स्वतंत्र हैं, लेकिन युक्त जो प्रतिषेध लगे हुए हैं उसके आधार पर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी छड़ी को या किसी छड़ी को हो गया, रस्सी हो गई, कुछ ऐसी मजबूत चीज़ें हो गई, आप निश्चिंत होकर ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन आपकी जो छड़ी है वो अगर किसी को लगी, किसी के शरीर में अगर टच हो जाती है तो उसकी स्वतंत्रता का ये हनन हो जाएगा, तब आपके ऊपर फिर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मतलब आप कुल मिला के कहा जाए कि आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी छड़ी हिलाइए, हवा में हिलाइए, लेकिन तब तक जब तक ये दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर दे, अन्यथा आप पर कार्यवाही की जाएगी। फिर आ जाएगा विधि का शासन, अनुच्छेद 14, सबके समान नज़रों से देखना है, तो आपके ऊपर फिर कानूनी कार्यवाही जो भी बनेगी वो की जाएगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। एग्जाम में सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो 19 से 22 तक रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति में यह है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कोई भी बात, कोई भी विचार किसी के समक्ष रख सकता है।
किसी को कोई मना नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रखें कि युक्त युक्त प्रतिबंध जो लगे हैं उसके साथ है। ऐसा नहीं कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो वो उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपको सरकार ने दी है, लेकिन उतनी ही जितनी आपको रखनी है। ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो किसी को भी कोई भी बात कहने का अधिकार। इसी के तहत क्या हुआ था, अभी जो हाल ही में एक जो ऐप बंद चल रहा था, जो चाइना का ऐप टिकटॉक है शायद, तो उससे पहले क्या हो रहा था कि एक बार और इस पर लगाया गया था रोक। तो केरल में क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी महिला ने ही किया था कि आरोप लगा दिया गया कि ये हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर याचिका दायर की थी, आरोप कहना ठीक नहीं होगा। वाक एवं जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, आप उसको रोक लगा रहे हैं। तो फिर वहाँ की न्यायालय ने इसे हटा दिया और वापस से टिकटॉक चालू हो गया। लेकिन अब पूरे देश में बंद है, उस समय आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, देश हित में है। जब देश हित की बात आती है तब फिर सरकार के जो नियम कानून है वो कुछ अलग होते हैं। सम्मेलन करने का, अब 5 लोग 10 लोग जितने लोग हैं बैठकर आराम से सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने का, अब बिल्कुल भी कोई भी संघ बना लेते हैं। अभी गणेश उत्सव होगा, हमारे उत्सव होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना संघ बना लेते हैं, नवयुवक गणेश उत्सव समिति, इस प्रकार से बहुत सारी समितियाँ बना लेते हैं। तो जो संघ बनाने की आज़ादी है दिया गया है, कोई भी बना सकता है, वो सारी है जो अनुच्छेद 19 के तहत आप कर रहे हैं। ठीक है, संचरण, कहीं भी आप घूम सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 कहता है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक, निवास, आप पूरे देश में, सिर्फ देश की बात है ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो मैं अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि कुछ राज्य किसी अन्य राज्य को रोकते हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 19 के तहत भी रह रहे हैं। ठीक है, वृत्ति, कोई भी काम कर सकते हैं, ये काम करने की आज़ादी, वृत्ति मतलब काम करने की आज़ादी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप सट्टा खेलने बैठ गए। ठीक है, कोई भी काम लेकिन कानून के अंदर होना चाहिए। तो अनुच्छेद 19 ये कहता है। अगला है अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अब आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया कि आपने किसी का मर्डर किया है या कहीं आपने चोरी की है, इस प्रकार से कोई भी आरोप आजकल लगा देता है, तो तब तक आप आरोपी जरूर होंगे, लेकिन अपराधी तब तक नहीं है जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी अपराधी नहीं कहेगा। ये अनुच्छेद 20 कहता है। आरोप लगना अलग बात है, अपराध सिद्ध होना अलग बात है। तो जब तक आरोप आपका सिद्ध नहीं होगा, आपको कोई भी इस प्रकार से अपराधी नहीं कहेगा। ये अनुच्छेद आपको 20 आपको ये स्वतंत्रता देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब याद रखना कि जितनी भी बची स्वतंत्रता है ना, सब की सब अनुच्छेद 21 में डाल दी गई है। ये सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे कितने अधिकार हैं, उसके बाद जो भी बचेगा वो सब अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक, आपको सांस लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 21। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, प्रदूषण में आप नहीं रहेंगे। अगर आप प्रदूषण में रहते हैं तो आपके अनुच्छेद 21 का हनन होगा। ठीक है, तो वो क्या है, अनुच्छेद 21 में दिया है। विदेश जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इस प्रकार की जितने भी है स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 21 में दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, हाल ही में जो शिक्षा का जो अधिकार, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले जो हुआ था उसमें क्या है कि छोटे बच्चों को भी अधिकार दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का के तहत दिया गया है। यदि किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है तो वो अपील कर सकता है कि मुझे मेरे माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जो भी पाल रहा है वो मुझे नहीं पढ़ा रहा है। अनुच्छेद 21 का हनन होगा। ये वो अधिकार है जिस पर बच्चे आरोपित नहीं कर पाते हैं, मतलब याचिका दायर नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा अधिकार भी है। तो ये जरूरी है जानना। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यह है कि गिरफ्तारी और निरोध इसलिए कि अब किसी को भी संरक्षण, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, इस प्रकार की बातें नहीं रहने वाली। ठीक है,
आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्यों उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार की बातें बताई गई है। उसके बाद हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, उसी को कहते हैं बलात्श्रम। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको काम करना ही है जब तक उसकी स्वेच्छा नहीं होगी। तो ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है, ठीक है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उसे किसी भी जगह पे काम नहीं करना है, किसी भी जगह पे काम नहीं करना है। इसमें भी कंडीशन है कुछ, और अभी इसको हाल ही में बदला भी गया है। और 18 वर्ष तक के बच्चे भी हैं तो उसमें जोखिम युक्त में काम नहीं रख सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा जान का जोखिम है वहाँ काम में नहीं रखना है। 18 वर्ष से कम वयस्क है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 24 में दिया गया है। तो याद रखना है, 14 वर्ष वाली बात तो जरूर याद रखें, ये एग्जाम में अवश्य पूछता है। उसके बाद आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार ने तो पता नहीं क्या क्या देश में बढ़ा दिया। मतलब धर्म को लेकर के काफ़ी कुछ इसी अधिकार के तहत होता है, तो लोग इसका गलत यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे अपराध भी इसकी वजह से बढ़ गए हैं और बहुत अच्छा भी है ये अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अबाध रूप से, उसे कोई नहीं रोकेगा, किसी भी रोक टोक के बिना किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसमें एक बात है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं कि आप ये धर्म अपनाइए, अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं कि ये मेरे धर्म में ये है, ये ऐसा है, आप इसे ज्वाइन कर लें। इस प्रकार से आप बिल्कुल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य धर्म को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 25। आप बिल्कुल अपना धर्म अपनाइए, मानिए और प्रचार कीजिए, इसकी आपको स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जो भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 दी गई है, ठीक है। आप अपना प्रबंधन कर सकते हैं। आपने मंदिर बनाया है, अपना धर्म बनाया है, जो धर्म आप मान रहे हैं, बनाया नहीं, जो धर्म आप मान रहे हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे अनुच्छेद 25 से। इसके साथ ही आप अपने धर्म से संबंधित लोगों का प्रबंधन भी आराम से कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। किसी भी अभिवृत्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब ये कहने का अर्थ ये है, सीधा साधारण सी बात कहूँ तो आपको जो धर्म के नाम पर कोई भी कर नहीं लगा सकता। सरकार जो है वो आपको कर नहीं लगाने कहेगी आप। तो ये जो है अनुच्छेद 27, आप देखे होंगे कि मंदिरों को कर नहीं देना पड़ता, आपको याद होगा, ये अनुच्छेद 27 के ही तहत दिया गया है। कुछ शिक्षा संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के आधार पर उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 28 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 28 में क्या बातें हैं कि आप शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब आप कुल मिला के अपने जो धर्म के बारे में क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, धार्मिक उपासना को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कुछ संस्थाओं में, ये याद रखना है। अब किसी जो गवर्नमेंट जो बनाती है, जितने भी स्कूल बनाती है, वहाँ पर ये नहीं लगा सकते आप, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको इस धर्म को पढ़ाना है। लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो अपने खुले होते हैं अपने धर्म के नाम पर, तो वो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और इसके अलावा जो ईसाई धर्म के हैं, पारसी हैं, तो इस प्रकार के जो, और सिख भी हैं, तो ऐसे जो हैं जो कम हैं, जिनकी संख्या कम है, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति, इसकी सुरक्षा है अनुच्छेद 29 के तहत। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये अपनी खुद की शिक्षा संस्थाएं, अब जगह जगह मदरसा खुलते होंगे या अन्य कोई संस्थान खुलते होंगे जो धर्म से संबंधित है, वो सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है।
संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। आप धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ संस्थाओं में। उसके बाद हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि जितने भी इससे पहले आपको अधिकार दिए गए हैं, अगर उसमें आपको कहीं भी कोई बाधा आती है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो संविधान में क्या हो गया, आपके उपचार, आपका क्या होगा उपचार, इसीलिए कहा गया है कि आपको कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उपचार कराने। अगर हमारे संविधान में ये प्रावधान इसलिए दिया गया कि अगर हमारे मूल अधिकार में कोई किसी प्रकार का हनन करता है तो हम भी तो अपने मूल अधिकारों के उपचार के लिए जाएंगे, इसीलिए क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें क्या है, इस संविधान को क्या, इसमें संविधान की जो आत्मा है, संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का जो है वो हमको अधिकार है। मतलब जो अगर हनन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत आप जाएंगे। उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इसमें शामिल कुछ याचिकाएं हैं। अब ये जो वहाँ पे जो कोर्ट है उसके लिए है कि वो आपके इसमें अगर आपने याचिका लगाई है तो वो कैसे काम करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा, किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी ने बंद कर दिया किसी आरोप में, और आप न्यायालय जाते हैं, याचिका लगाते हैं, तो न्यायालय क्या करेगा, ये उससे जानने की प्रयास करेगा कि आपने किस जो उस व्यक्ति को जो बंद किया है वो हमारे दायरे में आ रहा है कि नहीं, किस अनुच्छेद के तहत आपने किया है या इससे क्या नुकसान है। ठीक, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में आएगा। किसी को अगर बंद कर दिया जाता है तो उसकी जांच वो कर सकता है। परमादेश। परमादेश मतलब ये कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं और जो भी वो आदेश होगा वो दे सकता है उस व्यक्ति या याचिकाकर्ता या किसी अन्य के खिलाफ या उसके साथ भी। ठीक, ये क्या है, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं, किसी अन्य न्यायालय या अधिकारी या जो भी वर्ग होगा उसे दे सकते हैं। प्रतिषेध, रोक लगा दी। मान लीजिए कि किसी ने कोई कुछ काम ऐसा किया कि उसे आरोप में बंद कर दिया, लेकिन वो सही नहीं था, तो जो न्यायालय है वो उसे क्या कर देगा, प्रतिषेध लगा देगा, उसे रोक लगा देगा कि आप उसे बाहर कीजिए। ठीक। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि आप जो मान लीजिए कि आप छोटे न्यायालय में कोई केस आपका चल रहा है, ठीक है, और ये बात किसी तरह से हाईलाइट हो गई और उच्च न्यायालय को पता चल गया, तो वो स्वतः संज्ञान ले सकता है और वो आपको उत्प्रेषण के तहत वो बोलेगा कि वो जो आप केस आपके पास चल रहा है वो आप हमारे पास भेजिए। मतलब इसका सीधा सा मतलब है नीचे से कि ऊपर की ओर फाइलें आपकी जाएंगी। उत्प्रेषण वो मंगवा सकता है और फिर उसको अध्ययन कर सकता है कि आपने इसमें कैसे किया है, क्या काम है, क्या आरोप है, ये सब सिद्ध करने के लिए। अधिकार परीक्षा, ये न्यायालय पूछ सकता है कि किस अधिकार के तहत आपने ये काम किया है। किसी को आरोप सिद्ध किया है या कुछ भी, या कोई भी काम जो किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो या किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो, तो उससे पूछ सकता है न्यायालय कि आपने किस अधिकार के तहत ये काम किया है, उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ताकि इसीलिए कहा जाता है जो मूल अधिकार है वो क्या है, संविधान में क्या है, महत्वपूर्ण अंग बन के रह गया है और ये बहुत जरूरी है। इसलिए उसके रक्षा के लिए सिर्फ बनाया गया अनुच्छेद 32। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इससे जुड़ें, इसमें आपको पीडीएफ और करंट अफेयर जैसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं हम अगले बार नए वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।